जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। क्या ये एक जरूरी दस्तावेज है या इनकम टैक्स नोटिस का बुलावा? स्वागत है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर गहरी नजर डालेंगे जो लगभग हर किसी के वॉलेट में होता है, पैन कार्ड। हमें लगता है कि हम इसे जानते हैं, बैंक के लिए है, टैक्स भरने के लिए है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है और एक छोटी सी चूक आपको इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगवा सकती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ व्यापारियों या नौकरी पेशा लोगों के लिए है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर आपकी बड़ी कमाई नहीं है या आप किसान हैं या फिर एक स्टूडेंट तो आपको पैन कार्ड की क्या जरूरत। लेकिन जो जानकारी हमने देखी है वो इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है। और इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि पैन कार्ड 18 साल के बाद ही बनता है, जैसे वोटर आईडी, पर यह सच नहीं है। एक नवजात बच्चे का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। एक मिनट, एक बच्चे को पैन कार्ड की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो काफी दिलचस्प बात है। जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए माता पिता बच्चे के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई बैंक खाता खोलना चाहते हैं जिसमें बड़ी रकम जमा होनी है। ऐसी स्थिति में बैंक बच्चे का पैन कार्ड मांग सकता है। तो ये धारणा कि सिर्फ कमाने वालों के लिए है वो यहीं गलत साबित हो जाती है। तो मतलब पैन कार्ड की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। इसे जारी करता है इनकम टैक्स विभाग। इसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। यहीं से शायद लोगों के मन में डर बैठता है, इनकम टैक्स विभाग। सही पकड़ा आपने। असल में हमें विभाग के काम करने का तरीका समझना होगा। उनका काम टैक्स वसूलने से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में पैसे का लेन देन साफ सुथरा हो। हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अगर किसी की आमदनी 100 रुपए है और उसके खर्चों से पता चल रहा है कि वो 150 रुपए खर्च कर रहा है, तो विभाग बस ये जानना चाहेगा कि ये अतिरिक्त 50 रुपए कहाँ से आया और क्या उस पर टैक्स चुकाया गया है। बिल्कुल, पैन कार्ड इसी निगरानी का सबसे बड़ा जरिया है। ये आपके सभी वित्तीय लेन देन को एक ही धागे में पिरो देता है। तो असल में पैन कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सरकार के लिए आपके पूरे वित्तीय जीवन की एक तरह से चाबी है। हर खर्च, हर कमाई, सब एक जगह जुड़ जाता है। हाँ, पहले सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ एक जगह लिंक हो गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ टैक्स के लिए नहीं है, ये तो साफ हो गया। रोजमर्रा की जिंदगी में और कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है? बैंक खाता तो हम सब जानते हैं। बैंक खाता और लोन तो सबसे आम है। लेकिन सोचिए, आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। अच्छा। या घर खरीदने की सोच रहे हैं, या जमीन का कोई सौदा कर रहे हैं। जी। इन सभी जगहों पर पैन कार्ड अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं, 2 लाख से ज्यादा, हाँ, तो भी दुकानदार आपसे आपका पैन नंबर मांगेगा। मतलब बिना पैन कार्ड के आज की तारीख में कोई भी बड़ा वित्तीय काम करना लगभग नामुमकिन है। और हमने जो देखा उसके हिसाब से इसे बनवाने का खर्च भी सिर्फ 150 रुपए के आसपास है। तो ये अमीरों का दस्तावेज तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। ये आपके पहचान पत्र और जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर भी काम करता है। इसलिए ये हर किसी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पैन कार्ड जरूरी है, ये तो साफ है। लेकिन यहीं पर वो डर आता है ना, कि सिर्फ पैन कार्ड रखने से ही कहीं इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। इस पर हमारे सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, ये डर ही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे सूत्र साफ बताते हैं कि नोटिस पैन कार्ड रखने से नहीं आता। नोटिस आता है आपकी वित्तीय गतिविधियों और पैन कार्ड के बीच के तालमेल के बिगड़ने से। विभाग को आपके पैन कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत तब होती है जब आपके खाते में आ रहा पैसा आपकी बताई हुई प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे स्रोतों में एक स्टूडेंट का केस बताया गया है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने बैंक में खाता खुलवाते समय फॉर्म में लिखा कि वो एक स्टूडेंट है। अब विभाग के हिसाब से एक स्टूडेंट की आय या तो सीमित होती है या नहीं होती। लेकिन अचानक उस खाते में लाखों करोड़ों का लेन देन होने लगता है, तो सिस्टम अपने आप एक रेड फ्लैग दिखाएगा। विभाग का सवाल बहुत सीधा होगा, एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? और ऐसा ही किसानों के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि खेती से होने वाली आय पर तो टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल। मान लीजिए कोई किसान है और उसके नाम पर 10-12 अलग-अलग बैंक खाते हैं और सभी में अच्छी खासी रकम जमा हो रही है। तो विभाग यह जानना चाहेगा कि क्या ये सारी आय सिर्फ खेती से हो रही है या
खेती की आड़ में कोई और व्यापार चल रहा है। यहाँ भी सवाल पैसे के स्रोत पर ही है। एक तीसरा उदाहरण जो बहुत आम है वो है हाउसवाइफ का। किसी महिला ने बैंक में खुद को हाउसवाइफ बताया, मतलब उनकी कोई घोषित आय नहीं है, लेकिन उनके खाते में अचानक 40, 50, 60 लाख रुपए आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग का पहला अनुमान यही होगा कि ये पैसा परिवार के किसी और सदस्य का है जो टैक्स बचाने के लिए इस खाते का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ये कोई छिपा हुआ व्यापार है। दोनों ही मामलों में टैक्स की चोरी का शक पैदा होता है। लेकिन लोग तो नोटिस के नाम से ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अब पता नहीं क्या होगा। यहीं पे समझने वाली बात है। नोटिस कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, ये बस एक सवाल है, एक पत्र है जिसमें विभाग आपसे आपकी आय के स्रोत के बारे में जानकारी मांगता है। अगर आपके पास जायज जवाब है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जैसे कि जायज जवाब क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके खाते में 50 लाख रुपए आए क्योंकि आपने अपनी कोई पुरानी जमीन बेची है, तो आपको बस उस जमीन की बिक्री के कागजात दिखाने हैं। या मान लीजिए आपकी कोई लॉटरी लग गई तो आपको उसका प्रमाण देना है। अगर जवाब सही है और आपके पास सबूत हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है, सजा नहीं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट है, उनके 5-6 बैंक खाते हैं, तो आईटीआर फाइल करते समय सिर्फ 1 या 2 की जानकारी दे देंगे, बाकी छिपा लेंगे। उन्हें लगता है कि सरकार को कैसे पता चलेगा। क्या ये काम करता है? ये शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक है और हमारे सूत्र इस पर बहुत जोर देते हैं। ये सोचना कि आप कुछ खाते छिपा सकते हैं आज की तकनीक के जमाने में नामुमकिन है। जैसे ही आप किसी भी बैंक में खाता खोलते समय अपना पैन नंबर देते हैं, वो खाता आपके पैन से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बैंक, सभी वित्तीय संस्थान सब एक ही सिस्टम से जुड़े हैं। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी के लिए यह जानना कि आपके नाम पर कितने खाते हैं और उनमें कितना बैलेंस है, बस एक क्लिक का काम है। तो मतलब छिपाने का कोई फायदा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक बड़ी शानदार उपमा दी गई है। आप सुबह खाएं, दोपहर में खाएं या रात में, खाना पेट में ही जाता है। ठीक उसी तरह आप किसी भी खाते में पैसा डालें या निकालें, वो आपके पैन नंबर से जुड़े हुए पेट में ही जा रहा है। ये सोचना कि आप 1-2 खाते छिपाकर सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, ये खुद को धोखा देने जैसा है। अच्छा, एक और बात जो हमारे सूत्रों में सामने आई वो थोड़ी अजीब लगी। 2 पैन कार्ड रखने का खतरा। मेरा पहला सवाल तो ये है कि किसी के पास 2 पैन कार्ड होंगे ही क्यों? यही तो मजेदार बात है। ज्यादातर मामलों में ये अनजाने में होता है। मान लीजिए किसी का पैन कार्ड खो गया, उसे सही प्रक्रिया नहीं पता थी, तो उसने पुराने कार्ड को रीप्रिंट करवाने के बजाय एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब सिस्टम की गलती से उसे एक नया नंबर जारी हो गया। अब उस व्यक्ति के नाम पर 2 पैन नंबर हो गए जो कि अवैध हैं। 1 मिनट, मतलब अगर किसी का कार्ड खो गया और उसने गलती से नए के लिए अप्लाई कर दिया तो उस पर जुर्माना लग सकता है। ये तो एक ईमानदार गलती के लिए बहुत बड़ी सजा लगती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कानून के हिसाब से एक व्यक्ति के पास 1 से ज्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपए का सीधा जुर्माना है। विभाग आमतौर पर देखता है कि क्या इसका इस्तेमाल किसी धोखाधड़ी के लिए हुआ है या नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से ये एक अपराध है। तो इससे बचने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। जब भी आप पैन कार्ड बनवाएं तो उसकी एक फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें। कम से कम उसका नंबर कहीं डायरी में या फोन में सेव कर लें। अगर कार्ड कभी खो जाता है तो जब आप दोबारा अप्लाई करें तो आपको वो पुराना नंबर बताना होगा। इससे विभाग आपको उसी नंबर पर एक नया कार्ड जारी करेगा, ना कि एक नया नंबर। ये छोटी सी सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। और अगर किसी ने जानबूझकर 2 पैन कार्ड बनवाए हों धोखाधड़ी के लिए तब ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और की तरह एक पैन कार्ड बैंक के लेन देन के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरा शेयर बाजार के लिए, ताकि उनकी पूरी कमाई एक जगह ना दिखे। अगर ये साबित हो जाता है कि अलग अलग पैन का इस्तेमाल धोखाधड़ी के इरादे से किया गया है, तो ये सिर्फ जुर्माने का मामला नहीं रहता। ये भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी का केस बनता है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। 7 साल? ये तो बहुत ही गंभीर है। कोई दोस्त या रिश्तेदार आता है और कहता है यार मेरे खाते में पैसे आएंगे तो टैक्स लग जाएगा, तू अपने खाते में मंगवा ले, फिर मुझे कैश दे देना। सुनने में ये एक छोटी सी मदद लगती है, पर आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जाल हो सकता है। ये मदद नहीं, बल्कि अपने आप को एक बहुत बड़े कानूनी जोखिम में डालना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना है, अगर वो व्यक्ति उस पैसे को अपने खाते में लेने से डर रहा है तो क्यों? इसका मतलब है कि या तो वो टैक्स बचाना चाहता है या फिर वो पैसा किसी अवैध स्रोत से आया है।
दोनों ही मामलों में आप एक गैरकानूनी काम में भागीदार बन रहे हैं। तो मतलब अच्छी नीयत से की गई मदद भी गले की फांस बन सकती है। बिल्कुल। कानून की नज़र में पैसा जिसके खाते में है, जवाबदेही उसी की है। अगर इनकम टैक्स विभाग ने आपसे सवाल पूछा कि ये 10 लाख रुपए आपके खाते में कहाँ से आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे दोस्त के थे। आपको ये साबित करना होगा कि इस पैसे का स्रोत क्या है। अगर आप साबित नहीं कर पाए, तो विभाग उस पैसे को आपकी अघोषित आय मानेगा और उस पर टैक्स और जुर्माना दोनों लगाएगा। और वो दोस्त तो शायद मुकर भी सकता है बाद में। अक्सर ऐसा ही होता है। जब नोटिस आता है तो कोई साथ नहीं देता। इस तरह की मदद की वजह से कई सीधे साधे लोग बिना वजह कानूनी झंझटों में फंस जाते हैं और उन्हें सालों तक विभाग और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो पैन कार्ड एक दो-धारी तलवार जैसा है। ये आपके वित्तीय जीवन को आसान बनाता है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। मुख्य बातें यही हैं कि अपने वित्तीय लेन-देन में हमेशा पारदर्शिता रखें। कभी भी कोई जानकारी छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज के समय में कुछ भी छिपा नहीं है। भूल कर भी 2 पैन कार्ड ना रखें, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, किसी भी अनजान या संदिग्ध स्रोत से पैसा अपने खाते में ना मंगवाएं, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमारे स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक बात याद दिलाते हैं। कुछ हजार रुपए का टैक्स बचाने के चक्कर में या किसी की मदद करने के चक्कर में आपके लाखों रुपए और कीमती समय वकीलों और दफ्तरों के चक्कर काटने में बर्बाद हो सकता है। ये सौदा किसी भी तरह से फायदे का नहीं है। अंत में, आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। चूंकि आपका पैन कार्ड आपके हर बड़े वित्तीय कदम को, हर बैंक खाते को, हर बड़ी खरीदारी को एक दूसरे से जोड़ता है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये आपके वित्तीय जीवन की एक डायरी है, जिसे आप अनजाने में ही सही सरकार के लिए लिख रहे हैं। सवाल ये है कि आपकी डायरी क्या कहानी बता रही है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी पूरी आर्थिक कहानी लिख रहे हैं और सरकार उसे पढ़ सकती है। ये सोचना जरूरी है कि हमारी कहानी साफ सुथरी और सच्ची हो। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।